नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल थ्योरी के 100 टॉप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आपके माध्यमिक आचार्य एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो सभी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है वो झार शिक्षा के द्वारा तैयार की गई पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 बुकलेट से है, जिसका अभी ऑफर प्राइस में मात्र 25 रुपीज़ में मिल रहा है। ये ऑफर जो है लिमिटेड समय के लिए है, फिर इसका प्राइस जो होगा वो 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो जिनको भी लेना हो वो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क करके ले सकते हैं। नंबर है 82 71 11 36 45। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस बुकलेट में पॉलिटिकल थ्योरी के जेएसएससी के द्वारा जितने भी सिलेबस दिए गए हैं उसमें मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, स्टेटस यानी अर्थ, प्रकृति, महत्व, इतिहास। दूसरा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, संप्रभुता। तीसरा है मानक सिद्धांत और अनुभव जन्य सिद्धांत। और चौथा है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो इन सभी टॉपिक का होलिस्टिक कवरेज इस यूनिट बुकलेट में मिल जाएगा। तो ये बुकलेट जो होगा आप लोग को परीक्षा में मार्क्स को होगा वो बूस्ट अप करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। इसको आप कम समय में ही अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ, प्रकृति, महत्व और स्थिति के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे माना जाता है और उन्होंने इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस क्यों कहा? तो अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है और उन्हें सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस किस लिए कहा? तो उन्होंने यह मानव जाति के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, इसीलिए राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? यह कथन गार्नर का है। किनका? यह कथन गार्नर का है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है? तो डेविड ईस्टन ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है। अगला प्रश्न है, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नामक निबंध लिखकर किसने 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की घोषणा की थी? तो डेविड ईस्टन ने। किसने? तो डेविड ईस्टन ने। बाद में अल्फ्रेड कोबन ने भी इस पर बल दिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर है? तो हंस जे मार्गेनथाउ ने कहा। किसने? तो हंस जे मार्गेनथाउ ने कहा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से जुड़े प्रमुख विचारक कौन है? तो दांते जर्मिनो, लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट और वोगेलिन है। कौन कौन? तो दांते जर्मिनो, लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट और वोगेलिन है। अगला प्रश्न है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल्य नहीं है और राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन सीले का है। किसका? तो सीले का है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान, साइंस ऑफ पावर के रूप में परिभाषित किया है? तो कैटलिन ने किया है। किसने? तो कैटलिन ने किया है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस यूनानी शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है? तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य यानी सिटी स्टेट। अगला प्रश्न है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो यह हीगल ने कहा। किसने? तो हीगल ने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था
शब्द का प्रयोग किसने शुरू किया? तो यह डेविड ईस्टन और गैब्रियल आलमंड ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में कैटलिन, लासबेल और मेरियम किस विचारधारा या दृष्टिकोण के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये शक्तिवादी दृष्टिकोण यानी कि पावर व्यू का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का ऐसा जाल। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा जाल है जिसे राजनीतिज्ञों को पकड़ने के लिए फेंका जाता है। यह व्यंग्यात्मक परिभाषा किसने दी? तो इस तरह की परिभाषाएं अक्सर आधुनिक अनुभववादियों द्वारा दी जाती है, लेकिन विशेष रूप से कैटलिन के राजनीति को कला, दर्शन और विज्ञान के संगम मानने से जुड़ी है। इसका नोट देखते हैं। सही संदर्भ में यह गूढ़ है। सटीक लेखक जॉर्ज कैटलिन इसे व्यवस्थित करते हैं। अगला प्रश्न है, दांते जर्मिनो ने अपनी किस पुस्तक में राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात की है? तो बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में दांते ने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात की है। अगला प्रश्न है, राजनीति कब, क्या और कैसे प्राप्त करती है? पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक हेराल्ड लासवेल की है। किसकी? तो हेराल्ड लासवेल की है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने राजनीति सिद्धांत की मृत्यु यानी डेथ की घोषणा की थी? यह तर्क देते हुए कि साम्यवादी और लोकतांत्रिक समाजों में अब विचारधारा का अंत हो चुका है। तो यह किसने दी थी? यह पीटर लासलेट ने दी थी। किसने? तो पीटर लासलेट ने दी थी। दोस्तों, आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा बेहद ही कम समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुकलेट बनाया गया है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के सभी यूनिट्स को कवर किया गया है और इसमें आप लोग को इसी फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी 10 यूनिट यानी सभी 10 यूनिट मिल जाएंगे। इसका आप लोग अभी क्रिसमस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद मत बोलिएगा कि सर प्राइस कम कीजिए, कम कीजिए। तो जिनको भी लेना हो और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक सीट पक्का करना हो तो वो इन बुकलेट्स को लेके अपना प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान के परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। यह टिप्पणी किसने की? किसने की थी? यह मैट लैंड ने की थी। किसने तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य कार्य आलोचना और पुनर्निर्माण है? तो यह एंड्रू हैकर ने दी थी। किसने? तो एंड्रू हैकर ने दी थी। अगला प्रश्न है, लियो स्ट्रास किस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे? तो लियो स्ट्रास जो थे वो शास्त्रीय और मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक थे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और संप्रभुता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नामक निबंध में किसने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट किया है? तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में ईसा बर्लिन ने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच क्या की है? तो अंतर स्पष्ट की है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का है। किसका? तो सीले का है। अगला प्रश्न है, जेएस मिल ने अपने स्वतंत्रता सिद्धांत में कार्यों को किन दो भागों में विभाजित किया है? तो स्व विषयक और पर विषयक। किसमें? तो स्व विषयक और पर विषयक में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971
पुस्तक के लेखक कौन हैं और उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जॉन रॉल्स दो हैं, वो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के राइटर हैं और इसमें न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत की बात की गई है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए किस काल्पनिक स्थिति का उपयोग किया है? तो अज्ञानता का पर्दा यानी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस की काल्पनिक स्थिति का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, अधिकार सामाजिक जीवन के वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हेराल्ड लास्की की है। किसकी है? तो हेराल्ड लास्की की है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों नेचुरल राइट्स के सिद्धांत को बैसाखियों पर टिकी बकवास कहकर किसने खारिज किया है? यह जेरमी बेंथम ने कहकर खारिज किया है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नोजिक ने अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में न्याय के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो रॉबर्ट नोजिक ने हकदारी का सिद्धांत का समर्थन किया है। किसने? तो हकदारी का सिद्धांत का समर्थन किया है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा जीन बोंदा की है। किनकी? तो जीन बोंदा की है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत मोनिस्टिक थ्योरी की मुख्य आलोचना किसने की है? तो किसने की और बहुलवाद का समर्थन किया है? तो लास्की और मकाइवर ने। किसने? तो लास्की और मकाइवर ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है और बहुलवाद का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड ड्वार्किन ने समानता के किस विचार का समर्थन किया है? यह संसाधनों की समानता के विचार का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, न्याय यानी जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है और उसका अर्थ क्या है? तो यह जस शब्द से बना है जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है? यह आर.एच. टोनी और लास्की ने कहा। किसने? तो आर.एच. टोनी और लास्की ने कहा। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख तर्क क्या है? तो इसका प्रमुख तर्क है राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन की न्याय की अवधारणा किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो यह क्षमता उपागम यानी नीति बनाम न्याय पर आधारित है। अगला प्रश्न है, लेवियाथन में थॉमस हॉब्स ने किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थन किया है? तो इसमें निरंकुश और अविभाज्य संप्रभुता का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। किसका? तो जॉन ऑस्टिन का है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाई गई? यह 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई। बहुलवादियों के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य अन्य संघों की तरह एक संघ है, इसे निर्गुण शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह प्रसिद्ध आलोचना किसने की है? यह जॉन लॉर्ड एक्टन ने की है। किसने? तो लॉर्ड एक्टन ने की है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। अगला प्रश्न है, माइकल वाल्जर ने न्याय के किस स्वरूप का समर्थन किया है? तो इसने बहुलवादी न्याय का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, न्याय शक्तिशाली का हित है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। प्लेटो के रिपब्लिक में यह तर्क किसने दिया? यह थ्रेसीमेकस ने दिया। किसने? तो थ्रेसीमेकस ने दिया। अगला प्रश्न है, सकारात्मक उदारवाद पॉजिटिव लिबरलिज्म के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने राज्य के कल्याणकारी कार्यों का समर्थन किया? तो टी.एच. ग्रीन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत
यानी पब्लिक ओपिनियन में निहित है, कानून में नहीं। यह लास्की ने कहा। जिस राज्य में न्याय न हो वह डाकुओं से गिरोह के सिवाय और क्या है? यह कथन किसका है? यह सेंट ऑगस्टाइन का है। जिस राज्य में न्याय न हो वह डाकुओं के गिरोह के सिवाय और क्या है? यह कथन जो है सेंट ऑगस्टाइन ने कहा। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सॉवरेनिटी का प्रतिपादक कौन थे? तो रूसो जो थे वो लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक थे। जॉन लॉक ने किन 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना है? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्राकृतिक अधिकार माना है। अगला प्रश्न है, नारीवादियों के अनुसार व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निजी जीवन और परिवार में महिलाओं का शोषण भी शक्ति संबंधों का परिणाम है, अतः वह राजनीतिक है। अगला प्रश्न है, समुदायवादी विचारक जैसे माइकल सैंडल किस आधार पर रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं? तो वे भार रहित की आलोचना करते हैं। व्यक्ति अपने समुदाय से अलग नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने स्पष्ट किया? तो एवी डाइसी ने इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? यह राजनीतिक समानता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक 1859 किसकी रचना है? यह जेएस मिल की रचना है। किसकी? तो जेएस मिल की रचना है। अगला प्रश्न है, न्याय का प्रक्रियात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो न्याय का प्रक्रियात्मक सिद्धांत F.A. हेयक और रॉबर्ट नोजिक से संबंधित है। नियमों की निष्पक्षता पर जोर, परिणामों पर नहीं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकार क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकार बुजुर्गा या पूंजीपति वर्ग के हितों का संरक्षण है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में अब किस प्रकार का अधिकार है? यह विधिक या कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A के तहत। अगला प्रश्न है, विधिक संप्रभुता डी ज्यूर और वास्तविक संप्रभुता डी फैक्टो में क्या अंतर है? तो विधिक वह है जिसे कानून आदेश देने का अधिकार है और वास्तविक वह है जिसका आदेश वास्तव में माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिसरो ने किस प्रकार के कानून को सर्वोच्च माना है? तो प्राकृतिक कानून को यानी नेचुरल लॉ को सिसरो ने सर्वोच्च माना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह किस विचारधारा का मत है? यह नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद विचारधारा का मत है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स की शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय प्योर प्रोसीजरल जस्टिस का उदाहरण किसने या किसे माना है? तो जुआ या लॉटरी जहां नियम निष्पक्ष हो तो परिणाम भी न्यायपूर्ण होगा। अब हम लोग देखते हैं मानकीय सिद्धांत और अनुभव सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य सरोकार किसे शब्द से है? मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य सरोकार जो है वह किस शब्द से है? यह चाहिए यानी कि आउट, क्या होना चाहिए से है। अगला प्रश्न है, अनुभव जन्य सिद्धांत इंपिरिकल थ्योरी किस पर केंद्रित है? यह है यानी इज पर केंद्रित है क्या है? तथ्यों और अवलोकन पर। अगला प्रश्न है, प्लेटो और हीगल के सिद्धांत किस श्रेणी में आते हैं? तो प्लेटो और हीगल के सिद्धांत जो है यह मानकीय या दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक व्यवहारवाद किस सिद्धांत का एक रूप है? यह अनुभव जन्य सिद्धांत यानी इंपिरिकल थ्योरी का एक रूप है। अगला प्रश्न है, मानकीय सिद्धांत में किसका महत्व अधिक होता है, मूल्यों का या तथ्यों का? तो इसमें मूल्यों का महत्व जो है वह अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टिकोण ने मानकीय सिद्धांत को काल्पनिक और अवैज्ञानिक कहकर खारिज किया? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी कि लॉजिकल
पॉजिटिविज्म ने मानकीय सिद्धांत को काल्पनिक और अवैज्ञानिक कहकर खारिज किया। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य सिद्धांत किस पद्धति का प्रयोग करता है? तो यह वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन, परीक्षण और डेटा संग्रह पद्धति का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, लियो स्ट्रॉस ने अनुभववाद यानी कि इम्प्रीसिज्म की आलोचना क्यों की है? तो क्योंकि यह मूल्यों की उपेक्षा करता है और राजनीति को केवल तकनीकी मुद्दा बना देता है। अगला प्रश्न है, तथ्य अपने आप ही गूंगे होते हैं, सिद्धांत ही उन्हें बोलने की शक्ति देते हैं, यह कथन किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? यह कथन अनुभवजन्य शोध में सिद्धांत की भूमिका में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत नैतिकता, दर्शन और आदर्शों पर आधारित है? यह मानकीय सिद्धांत जो है वह नैतिकता, दर्शन और आदर्शों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ब्राइस का कथन तथ्य और केवल तथ्य, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स अलोन, किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? यह अनुभवजन्य, अनुभववादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, मानकीय सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो मानकीय सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य है अच्छे समाज यानी गुड सोसाइटी और अच्छे जीवन का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य सिद्धांतकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक व्यवहार की व्यवस्था, भविष्यवाणी और सामान्यीकरण करना। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में मूल्य तटस्थता यानी वैल्यू न्यूट्रलिटी की वकालत किसने की? तो मैक्स वेबर और बाद में व्यवहारवादियों ने की। अगला प्रश्न है, राजनीति सिद्धांत का वह कौन सा प्रकार है जो ऐतिहासिक और कानूनी संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित था? यह पारंपरिक और संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल सिद्धांत जो है वह ऐतिहासिक और कानूनी संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित था। अब हम लोग देखते हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म और का बौद्धिक जनक यानी इंटेलेक्चुअल फादर किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ई मेरियम को, जो कि शिकागो स्कूल से संबंधित थे, व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताओं यानी कि इंटेलेक्चुअल फाउंडेशनल स्टोन का उल्लेख किया है? तो 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं में से नियमितताएं का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसे सामान्य तत्व होते हैं जिनके आधार पर सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जन्म किस क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ? तो व्यवहारवाद की कमियों, विशेषकर मूल्यों की उपेक्षा और प्रासंगिकता की कमी के विरुद्ध में हुआ। अगला प्रश्न है, 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में किसने उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत की? तो डेविड ईस्टन ने की। स्वयं व्यवहारवाद के प्रणेता ने ही इसमें सुधार की मांग की। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद के 2 प्रमुख नारे स्लोगन क्या थे? तो कर्म यानी एक्शन और दूसरा प्रासंगिकता यानी कि रेलेवेंस। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद किस पर अधिक जोर देता है? यह टेक्निक पर या सार सब्सटेंस पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, किस पर जोर देता है? तो यह तकनीक पर जोर देता है। व्यवहारवाद जो है वो किस पर अधिक जोर देता है? तकनीक पर या सार सब्सटेंस पर? तो यह तकनीक पर अधिक जोर देता है। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट होना गलत होने से बेहतर है। इट इज बेटर टू बी वोग देन टू बी रॉन्ग। यह किस विचारधारा का आदर्श वाक्य बन सकता है? यह उत्तर व्यवहारवाद, जबकि व्यवहारवादी कहते थे गलत होना बेहतर है अस्पष्ट होने से। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद में सत्यापन वेरिफिकेशन का क्या महत्व है? तो ज्ञान को अनुभवजन्य रूप में जांचा जा सके वही ज्ञान वैध है। अगला प्रश्न है, क्रीडो ऑफ रेलेवेंस किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो उत्तर व्यवहारवाद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादियों ने राजनीतिक
विज्ञान को किसके करीब लाने का प्रयास किया? तो व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस और समाजशास्त्र यानी मनोविज्ञान के करीब लाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, शिकागो स्कूल का संबंध राजनीति विज्ञान के किस आंदोलन से है? यह व्यवहारवाद से है। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों के बारे में क्या रुख अपनाया है? तो मूल्यों को पुनः स्थापित किया, शोध समाज के लिए उपयोगी और मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में किस आंदोलन की नींव रखने में मदद की? तो व्यवहारवाद को रखने में मदद की। संस्थाओं के बजाय मानव स्वभाव पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, आर्थर बेंटले की किस पुस्तक ने समूह सिद्धांत और व्यवहारवाद को प्रभावित किया? तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ने समूह सिद्धांत और व्यवहारवाद को प्रभावित किया। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद का शुद्ध विज्ञान बनने का सपना क्या था? तो राजनीति के ऐसे नियम खोजना जो भौतिक विज्ञान की तरह सार्वभौमिक हों। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद को सुधारात्मक आंदोलन रिफॉर्मेटिव मूवमेंट क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसने व्यवहारवाद को पूरी तरह नकारा नहीं, बल्कि उसमें नैतिकता और प्रासंगिकता जोड़कर उसे सुधारा। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को समस्याओं के समाधान उन्मुख होना चाहिए, यह मांग किसकी थी? यह मांग उत्तर व्यवहारवादियों की थी। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद में परिमाणीकरण क्वालिफिकेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है डेटा और तथ्यों को सांख्यिकीय रूप में प्रस्तुत करना ताकि सटीकता आए। अगला प्रश्न है, सिस्टमेटाइजेशन क्रमबद्धता व्यवहारवाद की एक विशेषता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शोध और सिद्धांत रिसर्च एंड थ्योरी एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अगला प्रश्न है, थॉमस कुहन की किस अवधारणा का प्रयोग राजनीतिक सिद्धांत में प्रतिमान बदलाव को समझने के लिए किया जाता है? तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना को समझने के लिए किया जाता है। किसने कहा कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी रूढ़िवादिता के विरुद्ध एक वास्तविक क्रांति है? तो किसने कहा? तो डेविड ईस्टन ने कहा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद ने अध्ययन की इकाई यूनिट ऑफ एनालिसिस किससे माना? तो व्यक्ति को और उसका व्यवहार, न कि संस्थाएं को। अगला प्रश्न है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है जो व्यवहारवादी आंदोलन से जुड़े हैं? यह पुस्तक चार्ल्स ई मेरियम की है। अगला प्रश्न है, संक्षेप में व्यवहारवाद तथ्य पर केंद्रित था, तो उत्तर व्यवहार किस पर केंद्रित था? यह तथ्य और मूल्य यानी फैक्ट प्लस वैल्यू दोनों पर संश्लेषित था। यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। झार शिक्षा के द्वारा आप लोग को परीक्षा में बेहतर रिजल्ट के लिए यूनिट वाइज बुकलेट जो है पॉलिटिकल साइंस का तैयार किया गया है, जिसमें पूरे सिलेबस को होलिस्टिक वे में कवर किया गया है, जो कि कम समय में आप लोग के लिए रिवीजन के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो अभी आप लोग के लिए इन सभी यूनिट्स पर 50% ऑफ चल रहा है। तो जिनको भी ये यूनिट्स वाइज या फिर पूरा कंप्लीट लेना है, वो हमारे नंबर 82 71 11 36 45 पे संपर्क करके आप इसे ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।